मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, फिर इंदिरा जी कहती थी हम गरीबी हटाएंगे। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणाएं हुई। फिर उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी तो हटी नहीं, पर गरीब बर्बाद हो गए। हाँ, एक बात जरूर है, गरीबी अगर हटी तो कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटे और चमचों की जरूर गरीबी हटी है। भ्रष्टाचार के आधार पर उनकी गरीबी हटी, पर गरीब गरीब होते गया। पर हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, और मैं निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करूंगा कि जो जो योजनाएं जिसका उल्लेख कल प्रस्ताव में किया था, चाहे बिजली पहुंचाने की योजना हो, चाहे गैस पहुंचाने की योजना हो, जो गांव गरीब मजदूर किसानों के लिए जो अनेक प्रकार की योजना है, उसका एक बार सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, इसका अध्ययन सरकार कर रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4.5 साल में गैस पहुंचाने के बाद, बिजली पहुंचाने के बाद, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस की आयुष्य योजना के बाद जो गरीबों के जीवन में बदलाव आया है, निश्चित रूप से अब गरीबी रेखा के ऊपर स्वाभिमान से जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। केवल घोषणाएं नहीं हो रही है, तो देश के 7 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हमारे योजना से डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। यह डायरेक्ट बेनिफिट मिलने से निश्चित रूप से गरीबी जो स्थिति थी वो बदलने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मुझे याद है वो दिन जब पहली बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। आने के पहले उन्होंने द्वार पर नीचे झुककर दंडवत करने के बाद जब वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आए थे, तो उन्होंने पहली बात कही थी कि मेरी सरकार, मैं देश के गरीबों को समर्पित कर रहा हूं। देखो, भाषण में तो बहुत सी बातें आती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। बात तो हुई, पर स्पिरिट में आज तक भी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक उन्होंने गरीबी हटाओ की बात की, पर नहीं हटी। पर जब मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार में गरीबों को समर्पित कर रहा हूं, तो मैं देश के अर्थशास्त्रियों को, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को, मैं इस देश के चिंतकों को, पत्रकारों को नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि 4.5 साल में जो सामाजिक कल्याण की, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की योजनाएं हमने जो शुरू की, जिसके ऊपर जो अमल किया है, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट आप करिए। बेनिफिशियरीज की संख्या निकालिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर रोजगार किसको मिला है, संख्या निकालिए, और वैज्ञानिक आधार पर ऑडिट करके बताइए कि कितनी लोगों को राहत मिली है। बहनों और भाइयों, कथनी और करनी में अंतर होता था। पहली बार कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहा वो करके दिखाया, जो दिखाया वही कहा, और जो किया वो आपके सामने है। और इसलिए मैं खुले रूप से चुनौती देता हूं कि परफॉर्मेंस ऑडिट करिए, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट स्टडी करिए, योजना में इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो है उनकी लिस्ट बनाइए, और 4.5 साल में उनके जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ वो निकालिए। हमने पहली बार, मेरी सरकार जो गरीबों के लिए काम करेगी, जो बात मोदी जी ने की थी वो केवल बात नहीं थी, तो हमने खुद इस बात को अपने कार्यक्रमों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। यही हमारे सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और हमारी सबसे बड़ी जीत है। गरीब लाभार्थियों के खातों में पैसा मिलता था, 3-3 महीने मिलता नहीं था। पैसे दिए बिना गरीबों को अनुदान नहीं मिलते थे। करीब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा
5,68,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिससे करीब 90,000 करोड़ रुपए बिचौलियों से बचाए गए। बहनों और भाइयों, पहली बार देश के इतिहास में गरीबों के लिए, गरीबों के बैंकों में अकाउंट नहीं थे, हमारी जनधन योजना के द्वारा 33.66 यानी करीब 34 करोड़, जो 3.5 करोड़ केवल खाते थे, 34 करोड़ खाते खोले गए, और जिसमें 53% महिलाएं हैं, 62% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में है। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ गरीब परिवारों को एलजीपी कनेक्शन दिए गए, एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए। आयुष्मान भारत में 10 करोड़ गरीब परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। मैं कल नड्डा जी के बाजू में बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि केवल योजना शुरू हुई अभी तक 8.5 लाख लोगों को, इस गरीब लोगों को फायदा हुआ। अगर ये योजना नहीं होती तो बेचारे गरीबों का क्या होता, आप जरा सोचिए। आयुष्मान भारत में ये मुफ्त इलाज 8.5 लाख लोगों को मिला है। देश के 91% गांवों में बिजली भी पहुंचा चुकी है। 1,25,000 गरीब परिवारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के कार्य का शुभारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार ने 5 वर्षों में कृषि का बजट 2,11,694 करोड़ यानी दुगना हुआ है। 11 लाख करोड़ किसानों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण दिया गया है, और प्राकृतिक आपदाओं के लिए करीब 33,000 करोड़ से राशि हमने उसके लिए इशू की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विकास हुआ है। जितनी बातें कही उतनी कम है, जो अनेक प्रस्ताव में आई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, जो प्रधानमंत्री नए भारत की सोच की बात कर रहे हैं, वो भारत बदल रहा है। रोड जहां जाए वहां रोड का काम शुरू है। एक्सप्रेस हाईवे टनेज बन रही है। जो 2 किलोमीटर पे रोड आया था, वो 28 किलोमीटर पर डे आया है, और मार्च तक 40 किलोमीटर पर डे तक जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, ग्रामीण सड़कों में प्रतिशत 54% था, वो 91% हो गया है। आसाम अरुणाचल में बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदल हुआ है, जल परिवहन में करीब गंगा में हमने कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथ से किया है। इतना ही नहीं तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि सागरमाला योजना में करीब 15 लाख करोड़ की योजना हमने ली है, जिसमें 4 लाख करोड़ का काम शुरू हुआ है। रेलवे का विकास हुआ है। ब्रॉडगेज लाइन 9,528 किलोमीटर हो गई है। नवीनीकरण में 50% वृद्धि हुई है। नॉर्थ ईस्ट 50 साल में नहीं उतना काम आसाम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में हो रहा है, और पूरी तरह से सड़क और रोड से बदल रही है। 34 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। 102 हवाई अड्डे हुए हैं। जो हवाई चप्पल पहनते थे वो हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी विशेषता है। जो आर्थिक स्थिति है, जब मोदी जी आने के पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस था, जिससे सरकार जूझ रही थी, वो हमारी सरकार आज नीतिगत सरलीकरण, पारदर्शिता के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में नाम आ गया है। आज मुझे विश्वास है कि दुनिया के जीडीपी में भारत टॉप 5 में आ गया है। विश्व के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2013 में 2.43% से बढ़कर 2017 में 3.1% हो गई है। 2018-19 की पहली छमाही में जीडीपी का दर 7.6% बढ़ा है, और राजकोषीय घाटा 3.3% के बजटीय लक्ष्य के भीतर है। जो इन्फ्लेशन था, जो मोदी जी की सरकार आने के बाद केवल 5% है, कभी 3 और 4% रहता था, वो मनमोहन जी के सरकार में वो 18% फूड इन्फ्लेशन था। महंगाई कितनी ज्यादा थी और आज की स्थिति क्या है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट से लेकर ईज ऑफ बिजनेस के लेकर अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री का गौरव कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत
2014 में 142वें स्थान पर था, 2018 में 77वें स्थान पर आ गया है। 13-14 में रिटर्न दाखिल करने वाले आयकर दाताओं की संख्या 3.82 करोड़ थी, 17-18 में 6.86 करोड़ हुई है। आयकर संग्रह 2013-14 में केवल 6.38 लाख करोड़ था, 17-18 में 10.2 लाख करोड़ तक बढ़ा है। नंबर 2 की इकोनॉमी खत्म हुई है। ब्लैक मनी अब नहीं हो सकता, विदेशों में कोई पैसा नहीं भेज सकता, बोगस कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ साफ सुथरी आर्थिक नीति का क्रियान्वयन हो रहा है। जो पाप है वो कांग्रेस के सरकार का था कि 2009 से लेकर 2014 तक 54 लाख करोड़ रुपए बैंक के लिए फाइनेंस किया गया था। फोन पर दबाव में ऐसे ऐसे ऋण दिए गए थे, वो पाप हमको आज सुलझाने की हमारे ऊपर नौबत आई है। मेरे मिनिस्ट्री में 403 प्रोजेक्ट थे, स्टॉल प्रोजेक्ट थे 3,85,000 करोड़ के। अरुण जी और मोदी जी के सहयोग से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए और इस देश के बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाने का काम किया और इस देश को बाहर निकालने का काम किया है। बहनों और भाइयों, स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी का, वो रिफॉर्म करके हमने दिखाया। टैक्स प्रणाली में 50 लाख नए करदाताओं को जोड़ा है और जो जीएसटी का जो है 95% वस्तु ऐसी है कि जिनका जीएसटी का दर 18% से कम है। मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया के ऊपर हमने इतना काम किया है कि हमारे देश की तस्वीर बदल रही है। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम 3 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई है। यूपीए शासन में केवल 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई थी। मोदी सरकार के द्वारा भीम यूपीआई से आम नागरिकों को मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान करने का आसान विकल्प दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन धारक, मनरेगा श्रमिक डिजिटल प्रणाली से बिना बैंक खाते जाए अपने खाते से पैसे निकाल रहे हैं। विश्व बैंक के फिनडेक्स रिपोर्ट 2017 में भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू करने के लिए जनधन योजना की प्रशंसा की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना द्वारा कम कीमत पर दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा तथा पेंशन जैसे लाभों को 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा गया। 20 करोड़। अगर लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला, यह संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि यह सब स्थिति, देश बदलती हुई स्थिति कांग्रेस को सहन नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप करना और वह आरोप करते समय सुप्रीम कोर्ट में राफेल का विषय गया था। निर्मला जी ने बहुत अच्छा जवाब पार्लियामेंट में दिया है। लोकतंत्र में जब कोई भी विवाद होते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके निर्णय के बाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ और यह करार देश के हित में है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में भी लगातार झूठे आरोप करने की बार बार कोशिश होती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री 150 करोड़ भारत की जनता का प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें कहती है, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र में उनको शोभा नहीं देती। इस देश में वही परंपरा थी कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होता था। आज पहली बार एक गरीब व्यक्ति, चाय बेचने वाला, जिसके मां बाप कोई राजनीति में बड़े नेता नहीं थे, ऐसा एक गरीबों के घर में पैदा हुआ एक छोटा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हुआ। ये बात ये सहन नहीं कर पा रहे, सहन भी नहीं हो रहा और बोल भी नहीं पा रहे, ऐसी अवस्था है। इसलिए लगातार झूठे आरोप करना, देश को गुमराह करना, यही उनकी नीति रही है। और इसीलिए मैंने मजाक में एक बार एक टीवी चैनल में कहा था कि ये पूरे लोग एक हो रहे, जो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, नमस्कार तक नहीं करते थे, जो गले में हाथ डालकर घूमने का नाटक कर रहे हैं, इनकी दोस्ती क्यों बनी है? अगर इनके दोस्ती के सही किंग मेकर कोई है तो हम हैं। हमारे डर के कारण ये एक हुए हैं। उनको पता चला है
कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो पहल करके जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं, अब हमसे लड़ नहीं सकते, हार उनको दिख रही है और इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। न जिनके सिद्धांत मिलते हैं, न जिनकी पार्टियों में कोई सी प्रकार का कोई समावेशकता नहीं है, फिर भी वो अलायंस बना रहे हैं। एक हिंदी के फिल्म के एक गीत था, ये इनके अवसरवादी और अपॉर्चुनिस्ट नेताओं के लिए लागू है। उस गीत में उसने कहा था कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कोई लाज शर्म नहीं है। अब ये शब्दों का प्रयोग करना मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये याद करो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि मायावती की सरकार थी, तब विधानसभा के अंदर मुलायम सिंह जी के लोगों ने क्या किया था, और आज केवल हमारे डर के कारण, हमने जो देश में काम किया उस डर के कारण, जिनको पता चल गया कि हमारा बैंड बाजा बच चुका है, हम जीत नहीं सकते, हमारे डिपॉजिट बच नहीं सकते, ऐसे हारे हुए मन के लोग इकट्ठा होकर अलायंस करके हमको हराने की बात कर रहे हैं। हम तो हिम्मतवान हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। जितने लोगों को इकट्ठा होना हो जाओ, फिर भी याद रखना, तुमको सबको पटकनी देके नीचे गिराकर दिखाएंगे। यही मैं आपको विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। इस देश को सुखी बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का आधार लेकर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, इतिहास, विरासत, संस्कृति दोनों का संगम लेकर विवेकानंद जी का सपना जो विश्व गुरु बनाने का था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का हिंदुस्तान सामर्थ्यवान राष्ट्र, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, जातीयवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त, और गरीब को केंद्र बिंदु मानकर, गरीबों को राहत देकर, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके, अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन के आधार पर सामाजिक समता, आर्थिक समता को प्रस्तावित करके इस राष्ट्र को हम विश्व का नंबर 1 का राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि यह संकल्प करने के लिए जिस प्रकार से जनवरी 2014 में इसी ऐतिहासिक मैदान पर हमने संकल्प किया था, और वो संकल्प हमने पूरा करके दिखाया। 4.5 साल में जो अवसर मिला, केवल बातें नहीं की, काम करके दिखाया, और आज हम भविष्य की ओर आगे जा रहे हैं। मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव के द्वारा आप सबको आह्वान करता हूं कि उठो, संकल्प करो, और विवेकानंद जी के सपने का, विश्व गुरु बनाने का भारत का सपना हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने भी गतिरोध आए, कितने भी लोग इकट्ठा होकर, कितनी भी अलायंस बने, कितने भी झूठे आरोप करे, ये जातीयवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार के जिससे लिप्त लोग हैं, इनकी पार्टियां हैं, इनको हराकर फिर से एक बार हम इस देश में नए प्रगति और विकास के इतिहास की शुरुआत करने का संकल्प करके हम यहां से जाएंगे। यही संकल्प करके आप सब लोग यहां से जाइए और इस राजनीतिक प्रस्ताव को मंजूर करिए। यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।